हेलो एंड वेलकम टू द मैथमेटिक्स। आज हम हमारे सेल बायोलॉजी सीरीज का थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं विच इज़ द यूकैरियोटिक सेल। इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे इटिमोलॉजी ऑफ वर्ड यूकैरियोट। तो वर्ड यूकैरियोट ये दो वर्ड से बन जाता है, एक होता है यू और दूसरा होता है कैरियन। तो इसमें यू का मीनिंग होता है ट्रू और कैरियन का मीनिंग होता है नट और कर्नेल। इन बायोलॉजिकल सेंस कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को ही हम कैरियन बोलते हैं। तो यही मेन डिफरेंस है। तो यूकैरियोट्स को यूकैरियोट्स क्यों बोलते हैं? जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, और जो यूकैरियोट्स होती है तो इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ट्रू न्यूक्लियस का हमें कैसे पता चलता है? ये सेल है, समझो फॉर एग्जांपल ये सेल है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और ये न्यूक्लियस का है। तो न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना, तो जो न्यूक्लियर एनवेलप होती है, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के ऊपर एनवेलप का प्रेजेंट होना, तो न्यूक्लियस के ऊपर एनवेलप का प्रेजेंट होना मीन्स ये ट्रू न्यूक्लियस को दर्शाता है। और ये क्यों ज़रूरी होता है न्यूक्लियस के ऊपर कोई होना, ये मेम्ब्रेन होना या एनवेलप होना? क्योंकि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये प्रोटेक्ट हो जाता है बाहरी एनवायरनमेंट से। मतलब कि सेल है तो ये जो आउटर एनवायरनमेंट है सेल के बाहर, तो ये आउटर एनवायरनमेंट से अंदर डीएनए को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यही एक इवोल्यूशन है। तो यही एक वजह है कि प्रोकैरियोट्स सबसे पहले आते हैं और प्रोकैरियोट्स इवॉल्व होते होते यूकैरियोट्स का ओरिजिन हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। डेफिनेशन: द सेल विच हैव अ डिफाइनाइट न्यूक्लियस। तो डिफाइनाइट न्यूक्लियस विच मीन्स, डिफाइनाइट न्यूक्लियस का होना मीन्स ये अगर न्यूक्लियस है, ये सेल है और ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस के ऊपर एनवेलप का होना ही डिफाइनाइट न्यूक्लियस कहलाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी यूकैरियोटिक सेल है तो हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस का प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे भी होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कि जो मॉडिफाई हो जाते हैं, जो खुद के अंदर एडाप्टेशंस कर लेते हैं और न्यूक्लियस इनके अंदर का निकल जाता है। तो इसका एक एग्जांपल है मैच्योर्ड आरबीसी, दैट मीन्स रेड ब्लड सेल। तो ये क्या करती है कि एडाप्टेशन कर देती है। इस एडाप्टेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ द न्यूक्लियस, रिमूवल ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये भी एक यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये यूकैरियोटिक सेल नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो सेल्स आती है, जिस सेल से ये आरबीसी बन जाती है, उससे पहले जो सेल आती है उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ये बाय द प्रोसेस ये न्यूक्लियस निकल जाता है। तो ये एक्सेप्शनल भी कुछ सेल्स होते हैं यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। बाद में हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। तो ओरिजिन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल में क्या देखेंगे हम कि एक हाइपोथेटिकल एंसेस्टर कंसिडर किया है सारे यूकैरियोटिक सेल का। इट मीन्स कि सारे यूकैरियोट्स का। तो ये हाइपोथेटिकल एंसेस्टर को हम बोलते हैं लेका, दैट मीन्स लास्ट यूकैरियोटिक कॉमन एंसेस्टर। और ये इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि ये लेका मीन्स लेका जो है ये कोई एक सिंगल सेल नहीं कंसिडर कर सकते हम। तो ये पॉपुलेशन ऑफ द सेल होता है, पॉपुलेशन ऑफ द सेल। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि ये पॉपुलेशन है सेल का। इसके बाद में इवोल्यूशन होके ये पूरी यूकैरियोट्स की जो डाइवर्सिटी है ये बाद में डेवलप हो जाती है यूकैरियोट।
तो ये पूरे यूकैरियोट्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये किस सेल से ओरिजिनेट होते हैं उसे हम कहते हैं लेखा। तो ये आप याद रखना। बाद में हम देखेंगे डायग्राम ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले आउटर जो बाहरी कवरिंग है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो और ये जो है इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, ये एनर्जी प्रोडक्शन करता है हमारे सेल के अंदर। बाद में ये माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। बाद में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, प्री होते हैं, और कुछ राइबोसोम्स ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है जो कि दो टाइप का होता है, एक होता है रफ और दूसरा होता है स्मूथ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चरली बहुत ही रफ दिखता है, इस वजह से उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जो उससे थोड़ा दूर होता है उसके ऊपर, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो फिर बाद में ये न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, डीएनए प्रेजेंट रहता है हमारा, जो कि हमारे पूरी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो स्टोर करके रख देता है। वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, ये क्या है कि स्टोरेज सैक्स है, ये कोई मटेरियल का स्टोरेज कर लेते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है। बाद में ये गोल्जी बॉडी और गोल्जी अपैरेटस भी बोलते हैं। तो ये गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है, जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होके आ जाता है राइबोसोम्स और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये कॉम्प्लेक्स से जो प्रोटीन सिंथेसाइज होके आता है ये आ जाता है गोल्जी बॉडी के पास फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए। बाद में ये होते हैं लाइसोसोम्स। ये क्या काम करते हैं, ये कि जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस है, जो भी अनवांटेड केमिकल्स प्रेजेंट है सेल के अंदर, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम ये करते हैं। केमिकली डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हो जाता है। तो फिर बाद में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं। तो ये डायग्राम है यूकैरियोटिक सेल का। इसके बाद में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन द डिफाइनाइट न्यूक्लियस। तो हम जहाँ देखते हैं कि ये अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल ये ऐसा है सेंटर में, तो इस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो ये प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, ये प्रोकैरियोटिक है सेल, तो ये प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, एक रीजन होता है जहाँ पे ये जेनेटिक मटेरियल रखा होता है। तो ये सेंट्रल रीजन में जेनेटिक मटेरियल होने की वजह से बहुत सारे जो आउटर एनवायरनमेंट है सेल का उसके साथ ये इंटरेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, केमिकल इंटरेक्ट होने के। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियर एनवलप है, तो ये एनवलप जो है न्यूक्लियर एनवलप, तो ये प्रोटेक्ट करती है डीएनए को, कहाँ से, आउटर बाहरी एनवायरनमेंट से। ये प्रोटेक्ट करने के पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि डीएनए बहुत ही सेंसिटिव होता है जो कि हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कैरी आउट करता है। तो ये कोई अदर केमिकल्स के साथ एक्सपोज ना हो और इसे प्रोटेक्ट किया जाए, और सिलेक्टिवली इसके पास जो भी इंफॉर्मेशन इसके पास से लेके जानी है और इसके पास जो भी मैसेज रिटर्न इसके पास में भेजना है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के लिए जो डीएनए है इसके अंदर कोई चेंजेस ना आ जाए, तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक एडाप्टेशन हो जाता है जो जिसमें कि न्यूक्लियर एनवलप के अंदर डीएनए बच जाता है। तो यही रीज़न है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है ये एनक्लोज्ड कंडीशन में रहता है डिफाइनाइट न्यूक्लियस के अंदर।
सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है यूकैरियोटिक सेल का, मेम्ब्रेन बाउंड एंड एडवांस्ड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। इट मीन्स कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर आप देखोगे तो प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहती है। तो ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है। ये क्या करते हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि ये एनर्जी सिंथेसिस कर देता है। जैसे कि आपको पता होगा मसल सेल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि मसल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसके ऊपर ये राइबोसोम सिचुएटेड होते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिपिड सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। तो ये अलग अलग रोल्स के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स या फिर आप बोल सकते हो कि ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डेवलप होते हैं। तो ये डेवलप्ड कंडीशन में जो भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में की कैटेगरी में आते हैं। इसी वजह से हम बोलते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड एंड एडवांस्ड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। बाद में थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूकैरियोटिक सेल इज यूकैरियोट्स माइट बी मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। तो अगर आपने थोड़ा बहुत इससे पहले देखा होगा कभी यूकैरियोटिक सेल, तो ज़्यादातर बात मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की होती है। इसमें मल्टीसेलुलर में क्या आते हैं, प्लांट्स, देन एनिमल्स, देन फंगस, तो ये आते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर मल्टीसेलुलर। तो ज़्यादातर बात इसके ऊपर होती है। लेकिन यूनिसेलुलर जो यूकैरियोटिक होते ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके बारे में कम बात होती है हमारे साइंस के किताबों में भी, क्योंकि ये ज़्यादा फोकस्ड एरिया नहीं है। जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे तब आप इसके बारे में सुनोगे। तो यूनिसेलुलर भी होते हैं, इसके अंदर कौन आते हैं, प्रोटिस्ट आते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल का ही टाइप होते हैं। देन फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है क्रोमोसोमल डीएनए इज लीनियर। तो आपको अगर पता होगा कि ये अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है तो ये कैसे रहता है, सर्कुलर डीएनए रहता है, सर्कुलर डीएनए। और ये अगर आप यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखोगे तो ये न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए रहता है। तो ये जो डीएनए होता है तो ये डीएनए कैसे रहता है, ये लीनियर होता है, लीनियर। तो ये लीनियर का मीनिंग क्या होता है कि इसके बहुत जो दो एंड्स होते हैं ये आपस में चिपके हुए नहीं होते, तो ये ओपन रहते हैं। तो ये ओपन होने की वजह से इन्हें हम लीनियर टाइप का डीएनए बोलते हैं। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है तो ये फर्स्ट फोटोग्राफ है डीएनए का, जिसे हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक फोटोग्राफ बोलते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये पैटर्न्स दिखते हैं। तो बेसिकली यही पैटर्न से हम बाद में पता चला था कि डीएनए एक डबल हेलिकल, तो डीएनए का डबल हेलिकल स्टैंड होता है और लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये बात इसी फोटोग्राफ से पता चली थी, इस वजह से ये फोटोग्राफ यहाँ पे दिया है। तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्रोमोसोमल डीएनए इज द लीनियर वन। तो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। ये बहुत ही बेसिक लेक्चर था, लेकिन जो भी अदर सेल ऑर्गेनेल्स है ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत डिटेल से और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।